कुछ भी पढ़ लूं याद ही नहीं रहता यार। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। 10 बजे एग्जाम है तो भैया आप अपने दिमाग को 10 बजे खोल लें। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसके बाद आपको कभी भी किसी के पास अपनी यूपीएससी आपके डर से खेल। ये महज इस बोर्ड पे लिखी हुई लाइनें नहीं है, शायद आप में से बहुतों की जिंदगी में असल कहानी है। जैसे भाई क्या मेरा इस बार भी प्रीलिम्स निकलेगा, क्या मेरा प्रीलिम्स इस बार भी नहीं निकल। ये छटपटाहट ना हर यूपीएससी एस्पिरेंट में होती है, और खासकर जब प्रीलिम्स आने वाला होता है ना, 3-4 महीने तो भैया नींद भी। और ये आपके साथ नहीं होता, हर एक के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था उस समय ऐसा लगता था यार कुछ भी पढ़ लूं याद ही नहीं रहता यार। और जब टेस्ट देने लगते हो तो बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो गए, जो पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके अलावा एडिशनल प्रेशर आता है तब जब फैमिली में कोई कह दे कि बेटा इस बार हमारी लाज रख ले, फिर हमारे अंदर का ना राजू रस्तोगी जाता, तो बहुत घबराया रहता है, जो गलती करना तो नहीं चाहता, बट क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि वो गलती कर बैठता है। कहीं ना कहीं वो जो आपके दिमाग की नसें हैं, जो नर्व्स हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और उसके बाद सोसाइटल प्रेशर इस तरह से ऐड होता है, आपके कोई सगे संबंधी आएंगे घर में। अगर मान लो पिछली बार आपने प्रीलिम्स दिया था तो आते ही कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मतलब आप ये कह सकते हैं उधेड़ बुन है, उसे और ज्यादा बढ़ा देती। अब देखो महज 3 से 4 महीने रह गए। अब मैं आपको ये कहूं कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, ये सब बातें ठीक है, कहने में इजी लगता है, बट एक्चुअल में एक बहुत बड़ी साइंस है जो आप मिस करते हैं। मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप वाकई में आने वाले प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब इसमें आपको यह समझना होगा कि कैसे मैं टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करूं। तो देखो, जब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टेस्ट सीरीज लो, आप कहीं की भी कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, मैं उसमें आपको उस टेस्ट सीरीज को बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो इसके बारे में गाइड करने। अब जैसे मान लीजिए इसमें पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करें, मेजॉरिटी मेरे को पता है आप में से ऐसे हैं जो ऑफलाइन सेंटर नहीं जाएंगे, शायद उनके पास उतने रिसोर्सेज ही ना हो, बट आपने कोशिश ये करनी है कि आप हमेशा एक टाइम बाउंड मैनर में ही इन टेस्ट को कंडक्ट करें। मतलब कहने का यह है यहां पे कि भैया अगर यूपीएससी 2 घंटे देता है ना टाइम, तो आप जो टेस्ट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में ब्रेक ले लेके आप टेस्ट दे रहे हैं। वो 2 घंटे में ही कंडक्ट करना है। एक स्टॉप वॉच रखो, अपने ऊपर नियंत्रण रखो कि भाई 2 घंटे से ऊपर आप समय नहीं लेंगे। आप जितना पेपर अटेम्प्ट करें वो सिर्फ उसी टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मेजॉरिटी बताऊं क्या करते हैं गलती, मैंने देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे, और मैं स्टार्टिंग में खुद जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था ना, तब मैं भी यही गलती करता। क्या किया, 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर घूम लिया या घर वालों ने बुला लिया। वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, वो फ्लो में तोड़ देता हूं। और कंसंट्रेशन आप मान के चलें कि जैसे 2 घंटे की जो चाहिए आपको, आप उस कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो कोशिश करो, अगर आप ऑफलाइन सेंटर में कहीं टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट जो घर पे भी टेस्ट दो वो 2 घंटे के लिए दो, और उसमें कोशिश करना है कि भाई किसी भी तरह का कोई भी ब्रेक आप ना लो। 2 घंटे में टेस्ट अटेम्प्ट किया और खत्म। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई हम टेस्ट चलो मान लिया 2 घंटे में दे, बट हम टाइम की जो घंटी है उसको इस तरह से डिसाइड करते हैं कि भाई जो हमारी सहूलियत के हिसाब से हो। अब ऐसा नहीं करना है। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मैं पहले क्या करता था, रात भर पढ़ा करता था, तो जैसे 5 बजे सोया और टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं शाम को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे। इससे आपको कम रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, अपने दिमाग को एक स्टिमुलस देना है। स्टिमुलस क्या देना है कि भाई मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ रहा हूं, उसके बाद सो रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो जो 10 बजे का टाइम है, मान लो यूपी एग्जाम का टाइम है 10 से 12, अब इस समय जो
दिमाग है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आलस भरा हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी दिन वो 10 बजे उठाऊं। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है कि दिमाग को वो स्टिमुलस देना पड़ता है, हमें थोड़ा प्रैक्टिस करवाना पड़ता है कि भाई 10 बजे एग्जाम है, तो भैया आप अपने दिमाग को 10 बजे खोल लें। मींस अगर आप कोशिश करें कि जब टाइम स्लॉट आपका यूपीएससी एग्जाम का है, उसी टाइम स्लॉट्स में अगर आप अपने टेस्ट दो, तो वो एग्जाम लाइक फीलिंग को आप महसूस कर पाओगे। अब वो जो आप फीलिंग को महसूस करोगे ना, उससे आपके दिमाग को एक, आप ये कह सकते हैं, एक प्रैक्टिस बिल्ड होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो एक बार की बात है, अर्जुन को ना द्रोणाचार्य जी ट्रेन कर रहे, तो उनको जो खाना देते हैं ना, तो उनको मतलब जो रसोइये थे, तो उनको द्रोणाचार्य जी ने एक्चुअली एक चीज कही, एक इंस्ट्रक्शन दी कि आपने अर्जुन को कभी भी अंधेरे में खाना नहीं देना। अगर अर्जुन को अंधेरे में आप खाना दोगे ना, तो अनर्थ हो जाए। अब ऐसा हुआ एक दिन कि सारे युवराज बैठ के खाना खा रहे थे, एकदम से आंधी आई और आंधी की वजह से सारे दीपक बुझ गए, मतलब एकदम डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। अब अर्जुन ने जैसे खाना खा रहे थे तो प्लेट में से रोटी तोड़ी और रोटी का टुकड़ा अपने आप मुंह में चला गया। तो अर्जुन को वहां पर एक बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं मसल मेमोरी डेवलप करने से मैं चीजों को इजीली कर सकता हूं। मतलब मेरे को हर बार हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इतना अभ्यास कर लूं कि मेरी मसल मेमोरी वो डेवलप हो जाए कि भाई ऐसे तीर निकाल के ऐसे निशाना लगाना है, वो आप कहते ना कि शब्द भेदी बाण का कोई किसी को कला आती थी, वो कला सीखी जाती है जहां पर आप प्रैक्टिस कर करके इतनी मसल मेमोरी डेवलप कर लेते हो कि जहां से आवाज आए आपको वो पता है, आप तुरंत बाण निकाल के वहां मार सको। तो वो मसल मेमोरी आपको भी डेवलप करनी होगी। यहां पे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। उस टाइम पे जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, तो आपके ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो, उसे खुराक दे रहे हो कि भैया 10 से 12 बजे तूने जागते रहना है और तुझे उस समय अपनी बेस्ट एफिशिएंसी देनी है। तो ट्राई आप अपने टेस्ट को उस समय कंडक्ट करो जब यूपीएससी आपका एग्जाम लेती, इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब तीसरी चीज आती है कि आपने मान लो टेस्ट दे दिया। पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप टेस्ट लगाते नहीं। अगर मान लो आप टेस्ट लगा लेते हैं तो आधी जंग तो आप वहीं जीत। अब इसके बाद बचा हुआ रास्ता थोड़ा आसान है। अब स्टेप 3 में आप अपनी आंसर शीट को खुद से इवेलुएट करो। आप किसी के ऊपर निर्भर मत हो कि भाई आपकी आंसर शीट कोई टीचर इवेलुएट करेगा या कोई इंस्टीट्यूशन इवेलुएट करेगा तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मिथ है। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसके बाद आपको कभी भी किसी के पास अपनी आंसर शीट को इवेल्युएशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं आपको पहला स्टेप बताता हूं। स्टेप ए, आपने अपने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले आपने कैटेगरी 1 के क्वेश्चन लेने अटेम्प्टेड। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे आपके, जो आपने अटेम्प्ट किया है, उसमें कितनों में आपने कुछ ट्रिक या तुक्का लगाया। आपको उनको सेग्रीगेट करना है। आपको यह देखना है कि वहां पर क्या जो आपने गेस किया था, मान लो आपने कोई गेस वर्क के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, जिसमें से 5 ऐसे थे जो गेस वर्क के ऊपर आपने सॉल्व किए। अब इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट गेस किया था या चीज गेस की थी, क्या वो गेस आपका करेक्ट था? कई बार ये होता है ना कि दिमाग में मसल मेमोरी डेवलप हो जाती, आप सोचने की अपनी प्रक्रिया को ही उस तरह से डेवलप कर लेते हो जहां पर आपका गेस वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। अब क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था या जो मैंने फैक्ट सोचा था या जो चीज मैंने सोची थी, अगर वो ठीक है तो कितनी रिजेम्बलेंस है उसकी जो मेन आंसर है उसके साथ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने तुक्का लगाया कि ऑप्शन बी होना चाहिए और वहां पर वो कुदरती अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हुए जो आंसर आया था वही आंसर आ गया। वो गेस नहीं कह रहा हूं, जो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड आपका गेस है कि भाई ठीक है, ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम है, आंसर बनेगा आंसर ऑप्शन सी। वो साइंटिफिक मेथड जो आपने डेवलप किया है, मैं उसको कह रहा हूं कि आप कितना उसमें सटीक हो, आपको पता होना चाहिए। इससे आपके भविष्य में एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे, बट अभी के लिए इसको संभाल के रखो। पहला, आपने जो अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उसमें से ट्रिक और गेस वाले क्वेश्चन अलग निकालने हैं
और देखना है कि क्या आपने जो ट्रिक लगाई थी, जो गेस किया था, वो ठीक था कि नहीं। अब दूसरी चीज आती है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब इसमें आपको चीजों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहला, भैया आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि महज 80-90 क्वेश्चन होंगे जो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा है, 80 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। 90 तो हायर एंड पे कह रहा हूं, जो 4-5 साल से टेस्ट दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। बट 70-80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो। मान लो आप देखोगे कि भाई 70-80 क्वेश्चन के बाद जो 20-30 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कवर नहीं कर रखे होंगे। अब क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है। मान लो जैसे आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, अब एक सेक्शन में से हो सकता है 30 या 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बन पाए, तो उसके बाद कई बार सब प्राइम क्वेश्चन बनते हैं। सब प्राइम मींस इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, वहां पर फैक्ट्स, यूपीएससी स्टैंडर्ड्स, इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपने दरकिनार कर देना, क्योंकि ऐसे 10-15 क्वेश्चन होंगे, हर एग्जाम में होते हैं। मतलब जो भी आपके ये जो लाइक ऐसे इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करवाते हैं, हर एक में होते हैं। अब उसको अलग कर दो, आपको उसको चिंता नहीं कर रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं ना कि यार ये 20 क्वेश्चन तो मेरे को आते ही नहीं थे, मेरे को तो पता ही नहीं था ये आया कहां से। मेरे साथ हुआ है, मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम की बात बताता हूं आपको। मेरे को ऐसा लगा कि यार ज्योग्राफी में मैं अच्छा था, ज्योग्राफी के एक मैंने टेस्ट सीरीज लगाई राउंड इंस्टीट्यूट, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा यार मेरे को 30 क्वेश्चन तो आते ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो सब प्राइम क्वेश्चन थे, और उस समय मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इसके लिए आपको अपना कोई, जैसे मान लीजिए आपने अपना सोर्स है, वो सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, अपना सोर्स बदल लिया एग्जाम से 2 महीने पहले। मतलब मैं एडिशनल बुक्स के चक्करों में पड़ गया, और आप यकीन मानिए मेरा एक ही फेल्ड अटेम्प्ट था, मतलब जिसमें मैं प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया, वो वही सेकंड अटेम्प्ट था, क्योंकि उस समय मैंने ये गलती की थी, मैंने अपना सोर्स चेंज कर दिया। तो यहां पर आपको कोशिश ये करनी है कि भैया ठीक है, 15-20 क्वेश्चन आप मान के चलो कि ऐसे होंगे जो सब प्राइम क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है और अपना सोर्स नहीं चेंज करना है। अगर सोर्स अब चेंज कर दिया तो मतलब आपकी कश्ती डूबने वाली है। आपने खुद से अपनी कश्ती में सुराख कर दी है, और अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो कोशिश करना है कि अगर 70-80% आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तब आपका सोर्स ठीक है, आपको सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है, उसी से कंटिन्यू कीजिए। हां, कुछ एडिशनल नॉलेज आपको मिल रही है तो इस पेपर की एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए, आपको फालतू में कोई और सोर्स नहीं फॉलो करना। मेक श्योर ये गलती ना करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, नहीं तो नाव डूबने से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। अब दूसरी चीज आती है कि भाई कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, जैसे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए, तो वहां पर हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को अपनी बिल्ड करना होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, इस वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो उस चीज को आपने मतलब थोड़ा मतलब ऐसा करना है कि कोशिश करना है कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कि भाई आप और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके, आपको उसके ऊपर फोकस करना हो। फिर तीसरी चीज आती है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक पता था, आपके दिमाग तक पहुंचता है, बट कई बार ना आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो। तो मेरे साथ भी कई बार होता है कि कई बार ना आप चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और बीच में ऐसा ना कोई एक नाम होता है चीज का, आपके दिमाग में होता है, बट उस टाइम वो क्लिक नहीं करता। तो कई बार एग्जाम में आपके साथ ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसमें हम टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पाए, हमें उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को रिविजिट करना है और एक बार फिर से पढ़ना है। उसके अलावा कई बार जैसे टाइम की कमी रहेगी, तब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो उस चीज को भी हमने ध्यान में रखना कि भाई ऐसी गलती अगर हम कर रहे हैं जहां पर हम पेपर ही नहीं पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे, तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के माध्यम से हमें सॉल्व करने की जरूरत। अब ये तो है स्टेप बी। अब बात करते हैं स्टेप सी की। देखो स्टेप सी बहुत ही सिंपल है, आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस को उठाना है। आपने सबसे पहले अटेम्प्टेड क्वेश्चन को उठाया, फिर अनअटेम्प्टेड, अब आपने उठाना है इनकरेक्ट। अब इसमें भी 4 चीजें देखनी, इसमें एक महापाप है, बाकी चलो फिर भी चीजें आप धीरे धीरे इंप्रूव कर लो।
जो महापाप है वो फेलियर का सबसे बड़ा कारक। इसके बारे में मैं कहता हूं कि भैया 100 खून माफ हो सकते हैं बट सिली मिस्टेक नहीं। आप मान के चलें, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, 2019 के एग्जाम की बात है। 2019 में जब वो अटेम्प्ट दे रहा था, उसने मतलब उसका जो पेपर जो क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स, मात्र 0.33 मार्क्स से नहीं हुआ, मतलब बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ। रीजन बीइंग, एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था उस समय। एक अगर मैं आपको कहूं अबाउट ये आपकी नेविक जो सैटेलाइट थी उसके बारे में, तो उसने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। मतलब जहां पर उसे 2 मार्क्स मिल सकते थे वहां पर वो -0.67 मार्क्स कमा के आया। मींस 2.5 नंबर का फर्क आ गया। और पेपर जो प्रीलिम्स है वो क्लियर क्यों नहीं हुआ? 0.3 मार्जिन से वो रह गया। तो यहां पर जो आप सिली मिस्टेक करते हो ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ा, हड़बड़ाहट में आपने ऑप्शंस पूरे ढंग से पढ़े नहीं, आप कुछ भी मार्क कर दिया। और उसके बाद मतलब कई बार होता है यूपीएससी एग्जाम में, कई बार ऐसा होता है आप करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हो, या आप कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, वो आपको बहुत कॉस्ट करती है। मतलब इससे अच्छा है तो बंदा एग्जाम ना देने जाए। ये गलती हो रही है आपके एग्जाम में, मींस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें, तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हो। आपको और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होगा और इस चीज की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हर टेस्ट में करनी होगी। हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके 0 गलत होने, 0 मींस 0। इसमें अगर आप कंटिन्यूसली मिस्टेक कर ही जा रहे हो, फायदा नहीं है, फिर फायदा नहीं है। फिर उसके अलावा मान लो और कोई रीजंस की वजह से गलत हो रही है, मान लो आपने फैक्ट नहीं ढंग से पढ़ा। अब जैसे मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था उसमें 5500 किलोमीटर दे रखा था, एक्चुअल में वो 1500 किलोमीटर था। अब मान लो कोई ऐसा फैक्ट आपने ढंग से कोई मतलब टेस्ट में पूछा गया, आपने कवर नहीं कर रखा, तो वहां पर हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपनी फैक्ट्स के ऊपर नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करें। मान लो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इकोनॉमी का था, उसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ नहीं पाए जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको वहां पर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी लानी होगी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। लास्ट में एक प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन तब गलत होता है जब आपने करंट अफेयर ना पढ़ रखा। तो अगर ऐसी कोई गलती लग रही है आपको, तो आपको करंट अफेयर के ऊपर, ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें वीक हों। अगर तीनों चीजें वीक हैं तो बात अलग है, फिर तो आपको नेक्स्ट ईयर तैयार करना होगा। बट अगर आप मान लीजिए इसमें से किसी एक चीज में लैग कर रहे हैं या 2 चीजों में लैग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कीजिए और उसको इंप्रूव करने की कोशिश की। अब आता है लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको ब्रॉड एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा। मान लो आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया, उसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर थे, देन बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन थे, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन थे। अब मान लो 10 क्वेश्चन थे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब 10 में से मेरे 3 सही हुए, 7 गलत हो गए, 7 गलत थे, या मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। या पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें मेरे 2 ही सही हुए, बाकी सारे गलत हो गए, 8 के 8। तो यहां पर मुझे ऐसे ब्रॉड एरिया को आइडेंटिफाई करना है हर टेस्ट के अंदर, जहां पर मुझे पता लग जाए कि मेरे में ये कमी है। मींस अगर यहां पर 10 में से मेरे 3 ही ठीक हो रहे हैं, तो मतलब ये है कि मेरा फंडामेंटल राइट के फंडामेंटल ही नहीं क्लियर, मुझे फिर से वर्क करना होगा। अब कई बार उसमें से भी आप अगर छोटा टॉपिक सिलेक्ट कर सके, जैसे पार्लियामेंट में मान लो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे 2 सही थे, 2 में से भी आगे, मतलब 10 में से भी आगे 5 क्वेश्चन कमेटी में थे, इसका सब डिवीजन देखा मैंने, और कमेटी में मेरा एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ। का मतलब यह है कि जो कमेटीज वाला टॉपिक है वो मेरा अच्छे से कवर नहीं हो रखा, और अब मुझे जरूरत है कि मैं इस टॉपिक को ठीक से पढ़ूं। अगर मैं इसे ठीक से पढ़ूंगा तो हो सकता है कि पेपर में शायद एक ही क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, बट मेरा वो क्वेश्चन ठीक होगा। तो ऐसे अगर आप अपने सिलेबस की रिवीजन को ढंग से करते रहेंगे, मींस देखो एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान, रस्सी के आजात से पत्थर पड़े ही निशान। मींस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी रीड, रिवाइज, टेस्ट, रिपीट, इस चीज को फॉलो करते रहोगे, जीत आपकी होगी। बट मेक श्योर, पहला स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेना पड़ेगा।
हैव फेथ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 बाय गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट। मैं ये कहता हूं भैया, जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने जाओ एटलीस्ट 40 से 50 टेस्ट अटेम्प्ट करके जाना। अगर आपने 5000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे ना, आपके दिल से वो डर निकल जाएगा, बिकॉज यूपीएससी आपके डर से खेलता। आपको एग्जांपल देता हूं, आप कभी भी प्रीलिम्स उठा के देखना, जब आप प्रीलिम्स उठा के देखोगे ना, स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन में आपको महज 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 50-50 होंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको हवा तक भी नहीं लगेगी कहां से क्वेश्चन आया है। अब क्या होगा, ये 5 से 6 क्वेश्चन आप टफ देखोगे, आपको यार पेपर बहुत टफ है। 3-4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, ठीक है, वो आपके कई बार सिली मिस्टेक से आप गलत कर सकते हो, अदरवाइज वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ठीक रहेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो 10 क्वेश्चन थे जिसमें आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस या दिमाग लगाते आप ठीक कर सकते थे, बट यूपीएससी ने आपके दिल में क्या बना दिया, एक डर बना दिया, भैया इस बारी का भी प्रीलिम्स किया नहीं होगा। तो यहां पर ये 10 क्वेश्चन में से आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन गलत कर दोगे, और यहां पर आपके जो चांसेस थे सिलेक्ट होने के वो डूब गए। तो आपको वो नर्व कंट्रोल करनी, वो डर कंट्रोल करना है, और उसके लिए एक कहावत है, जितनी आप प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना ही जंग में खून कम बहता है। तो जितना आप इस टेस्ट सीरीज से, मतलब ये जो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इससे प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो मेक श्योर आप आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं, चाहे सीसैट के हो चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें, दोनों के टेस्ट लगाने, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर मैं विवेक शर्मा आपके साथ यही डिस्कस करने आया था कि कैसे आप आने वाले 4 से 5 महीने में यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है तो आपको अब प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उससे रिजल्ट उतना बढ़िया रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।